Hello everyone, this is Prakhar. Welcome to Rishi Classes. Today we are going to discuss the second part of the very first chapter, Resource and Development. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो है रिसोर्स के बारे में, रिसोर्स का क्लासिफिकेशन और फिर जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है ह्यूमन बींग्स का नेचर के साथ और फिर इंस्टीट्यूशन के साथ एंड टेक्नोलॉजी के साथ, इन सब चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी हुई है, जाके एक बार वो वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में जो उसके आगे जो है डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में जुड़ जाइए, सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा और शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट जो है क्या है। आइए देखते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो अगला टॉपिक है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। अब इसके पहले हमने पढ़ा था रिसोर्स क्या होता है, ठीक है। तो रिसोर्स क्या होता है, उसके बाद फिर उसका जो क्लासिफिकेशन है, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। तो फिर अब अगला जो हेडिंग है हमारा, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। मतलब रिसोर्स को हमें डेवलप करने की नीड क्यों पड़ती है, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये बनता है कि जरूरत क्यों पड़ती है हमें रिसोर्स की डेवलपमेंट करने की, ठीक है। तो इसके पीछे कुछ रीजंस है। क्या रीजन है देखिए, आइए समझते हैं क्या रीजन है जिसकी वजह से हमको रिसोर्स को डेवलप करने की नीड पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो क्यों होता है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। अब देखिए, एक होता है इनडिस्क्रिमिनेट यूज, ठीक है। एक आपका क्या होता है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज होता है कि मतलब जो अंधाधुंध तरीके से हम लोग यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बताइए, इनडिस्क्रिमिनेट। अब रिसोर्स जो है आपके पास, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स से क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं उससे, तो उन चीजों को हमें समझना है। तो वो क्या देखिए क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। मतलब जो कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग जो है उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्स का यूज किया जा रहा है उसको डिप्लीशन हो रहा है उसका, ठीक है। डिप्लीशन मतलब क्षरण हो रहा है उस चीज का। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास कुछ भी रिसोर्स नहीं है, उनकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो पा रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो अपने रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूज कर रहे हैं, उसको डिप्लीशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज पहला जो रीजन है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स, ठीक है, जिससे प्रॉब्लम जो आएगी। फिर एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स। अब जो रिसोर्सेस है उनका एक्युमुलेशन हो रहा है कुछ ही हाथों में, मतलब वो संचय करके रख रहे हैं, कुछ ही हाथों में है। तो इससे क्या होता है, विच इन टर्न, जो क्या होता है, जो सोसाइटी आपकी है वो दो पार्ट में, दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है। एक हैव सोसाइटी, एक हैव नॉट। मतलब एक जिसके पास सब कुछ रिसोर्स है वो आपकी हैव सोसाइटी है, जिसके पास बेसिक नीड की भी चीजें नहीं है वो हैव नॉट सोसाइटी है, ठीक है। तो ये दो सोसाइटी में, जिसको आप रिच एंड पुअर भी कह सकते हो। फिर इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, और फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब जो है एक्सप्लॉयटेशन मतलब इनडिस्क्रिमिनेट, जब आप अंधाधुंध किसी भी रिसोर्स का जो है यूज नहीं, यहाँ पे एक्सप्लॉइट वर्ड ज्यादा सही है कि जो आप शोषण करते हो उस चीज का। जैसे मान लो कोई भी रिसोर्स है आपके पास, ठीक है, हमको पता चला यहाँ पे ये रिसोर्स है, अब उसको आप पूरी तरीके से, जैसे डिफॉरेस्टेशन, अभी आपने तेलंगाना वाला न्यूज देखा, ठीक है। अब अगर आप जो है पूरा एक्सप्लॉइट कर देंगे उस क्षेत्र को ही, पूरा जो जितना रिसोर्स था उसका जो है इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से आप यूज अगर करेंगे, तो उससे क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा उसका, इकोलॉजिकल क्राइसिस होंगे। इकोलॉजिकल क्राइसिस जैसे ग्लोबल वार्मिंग इस समय जो बहुत ही बड़ा इशू है जो है पूरे भी वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत बड़ा इशू है क्या, ग्लोबल वार्मिंग, तो वो राइज होगा। और क्या होगा उसके साथ साथ ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा। ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीशन होगा, उससे क्या होगा, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हमारे तक आएंगी और हमारे स्किन को जो है रिएक्ट करेंगी। और क्या होगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगा मतलब हमारा वातावरण प्रदूषित होगा, और उसके साथ साथ आपका जो लैंड है वो डिग्रेड होगा, ठीक है। जो आपकी लैंड है वो भी डिग्रेड होगी, ठीक है। तो ये सब कुछ रीजंस है, इस वजह से हमको रिसोर्स का डेवलपमेंट करना पड़ता है, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स है ये किस वजह से हो रही है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो है कि क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स। तो प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स यही है कि जो आपकी सोसाइटी है, ठीक है, जो एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही हाथों में अगर रहेगा तो आपके जो सोसाइटी है वो टू सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक हैव सोसाइटी, एक हैव नॉट सोसाइटी, ठीक है। और फिर क्या होगा,
कि अगर आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं किसी भी रिसोर्सेज का, तो उससे क्या होगा, आपके जो इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल क्राइसिस आएंगे, जैसे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीज होगा, राइजेस इन ग्लोबल वार्मिंग, और फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा और लैंड डिग्रेडेशन होगा। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इस वजह से हमको डेवलपमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है, नीड पड़ती है रिसोर्सेज की, ठीक है। तो इसको हम डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, देखिए एक जो आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको डेवलप करने के लिए जो है जितने भी कंट्रीज थी, जो है सारे कंट्री में एक जो है रियो डी जेनेरियो समिट जिसको हम बोलते हैं, अर्थ समिट, पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट होता है। उसमें इस कंसेप्ट को ध्यान रखा जाता है, किसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। अब क्या है ये चीज, देखिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। अब इसका सेंस ये है कि आप डेवलप करिए, ठीक है, डेवलप करना अच्छी बात है, बट आप डेवलपमेंट उस तरीके से करिए विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, मतलब उससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई डैमेज ना हो, एनवायरनमेंट की हानि कोई ना हो, ठीक है, प्रदूषण ना हो। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम रिसोर्सेज का जो है डेवलपमेंट इस तरीके से कर ले जिससे कि आने वाली जो फ्यूचर है उसकी नीड्स के साथ हम कंप्रोमाइजेशन करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि मतलब अभी हमने सब कुछ रिसोर्स जितना था हमारे पास हमने अपना यूज कर लिया और फ्यूचर के बारे में हमने कुछ भी नहीं सोचा, तो उनकी भी जो नीड्स है उनको कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें जो आपका एनवायरनमेंट है उसको डैमेज नहीं करना है और उसके साथ साथ जो फ्यूचर आने वाली जनरेशन है उसकी जो नीड्स है उसके साथ भी कंप्रोमाइजेशन नहीं करना है। तो अगर इस तरीके से आप डेवलपमेंट करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इस कंसेप्ट को जो है पहली बार किसमें डिस्कस किया गया, आइए देखते हैं। इस कंसेप्ट को पहली बार डिस्कस किया गया आपके रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में, ठीक है। रियो डी जेनेरियो कहां पे है, ये ब्राजील में है, ठीक है। कहां पे है, ब्राजील में है। एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि रियो डी जेनेरियो कहां पे है, तो ब्राजील में है। और फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट जो है किस ईयर में होता है, तो 1992 में होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, देखिए ये डेट आप याद रखिए, इन जून 1992, जून के महीने में 1992 में क्या होता है, मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हंड्रेड्स ऑफ स्टेट्स, मतलब 100 से अधिक देशों के लोग जो वहां पे इकट्ठा होते हैं फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, पहले इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए, ठीक है। द समिट वाज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम। अब देखिए रियो डी जेनेरियो जो अर्थ समिट हुआ था उसका मोटिव क्या था, एम क्या था, वो ये था कि एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। मतलब कि जो आपकी एनवायरमेंट है, ठीक है, एनवायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट कैसे करना है और फिर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना है एट द वर्ल्ड लेवल या ग्लोबल लेवल, वैश्विक स्तर पे। किसी एक कंट्री की बात नहीं हो रही है, ठीक है। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट का मोटिव क्या था, एम्स क्या था, कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और फिर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है। समझ गए इतना। द assembled leaders signed the declaration। अब वहां पे जितने भी लीडर्स थे वो एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा पे साइन करते हैं ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। The Rio Convention endorsed the global forest principle, adopted Agenda 21 and achieving sustainable development in the 21st century। अब वहां पे इस चीज को जो है एक कंसेप्ट निकल के आता है किसका, एजेंडा 21 का। मतलब कि एजेंडा 21 वहां पे एक कंसेप्ट निकल के आता है, उस पे जो जितने भी ग्लोबल लीडर्स होते हैं वो साइन करते हैं उस डिक्लेरेशन पे, और उसमें क्या बोला गया कि कैसे हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट गेन कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, और फिर जो आपकी क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उसको कैसे जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में जो आने वाली थी उसमें। क्योंकि अभी 1992 चल रहा था, ये आपकी 20th सेंचुरी थी, ये आपकी 20th सेंचुरी थी। तो जो 21st सेंचुरी आएगा, ठीक है, इसलिए ही इसका एजेंडा 21 नाम पड़ा है। एजेंडा 21 नाम क्यों पड़ा, क्योंकि 21st सेंचुरी आने वाली थी उस समय, ठीक है। तो 21st सेंचुरी में हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है और फिर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है, और उसके साथ साथ जो है क्या करना है कि आपकी जो ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसको कैसे प्राप्त करना है, इस चीज के बारे में डिस्कस किया गया इसमें
अर्थ समिट में जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। ठीक है, क्लियर है? आइए आगे समझते हैं एजेंडा 21 है क्या। एजेंडा 21 है क्या? देखिए एजेंडा 21 क्या है? इट इज अ डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन है साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 में। तो आपको पता है जो अर्थ समिट हुआ था, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसमें डिक्लेरेशन पे वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा साइन किया गया था और वो डिक्लेरेशन क्या था? एजेंडा 21 था। ठीक है, एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। क्या है? एनवायरमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फिर विच टू प्लेस एट रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, क्योंकि आपको पता है ब्राजील में हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, इट एम्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसका एम्स क्या था? एम क्या था इसका? तो देखिए एम क्या है? अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गेन करना जो है एट वर्ल्ड लेवल। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे। इट इज एन एजेंडा टू कम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज। अब इसका जो एजेंडा क्या था कि जो इन्वायरमेंटल डैमेज हो रही है, ठीक है, उसके विरुद्ध कैसे हम लड़ सकते हैं, कैसे इसको विरुद्ध लड़ सकते हैं हम। पॉवर्टी यानी जो गरीबी है उसके विरुद्ध कैसे जो है हम उसको भगा सकते हैं, उसको हटा सकते हैं कैसे। डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, जो से डिजीज बीमारियां जो हो रही है उससे कैसे हम गेन कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है, फिर म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ये सब चीजें जो म्यूचुअल नीड्स है, मतलब कोई भी जो कंट्री है, ठीक है, मान लीजिए जितने भी ग्लोबल लेवल पे लीडर्स हैं उनकी जो म्यूचुअल नीड्स होती है, मतलब कुछ आपकी नीड्स हमसे है, हमारी नीड कुछ आपसे है, तो इन चीजों को कैसे जो है गेन करना है। एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जो है जिम्मेदारियां जो है कि आपकी क्या जिम्मेदारी होती है अपने कंट्री के लिए, हमारी क्या जिम्मेदारी है आपकी कंट्री के लिए। तो ये सब कुछ डिस्कस किया गया था किसमें? एजेंडा 21 में। वन मेजर ऑब्जेक्टिव, एक और मेजर ऑब्जेक्टिव था इसका जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है वो कि इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, की मतलब जितने भी लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होंगे वो खुद भी अपने लिए जो है एजेंडा 21 निर्धारित करेंगे कि कैसे वो जो है अपने यहाँ पे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एजेंडा 21। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या चीजें बताई गई कि रिसोर्स प्लानिंग की हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है, आपको जो है क्या बताया गया कि रिसोर्स प्लानिंग जो है क्या, सॉरी रिसोर्स प्लानिंग नहीं, आपको डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स बताया गया। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इसको बताया गया आपको। ठीक है, इसके लिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, होता क्या है ये चीजें, ये समझाइए आपको। उसके बाद फिर जो है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो हुआ था वो चीजें समझ में आई, और फिर लास्ट में आपको एजेंडा 21 बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और फिर जो अर्थ समिट है, एजेंडा 21 है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है, इसमें अगर अभी तक आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो अब जो है आपका शायद कंफ्यूजन दूर हो गया हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी जो है अगली पार्ट जो है जिसमें आपको रिसोर्स प्लानिंग जो है पढ़ना है, रिसोर्स कंजर्वेशन, हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।